हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महामैराथन में। आज की जो मैराथन है वो इकाई नंबर 17 की मैराथन है। उसके सभी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन इस मैराथन में कवर किए जाएंगे। सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज की जो वीडियो है उसमें हम हरिशंकर परसाई का जो है प्रेमचंद के फटे जूते पर ने जो व्यंग कसा है वो एक व्यंग निबंध है। तो ये भी पूरा कवर होगा, इसके टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। उसके बाद जो है मेरे बचपन के दिन जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, तो ये भी बिल्कुल पूरा कवर किया जाएगा। जो संस्मरण है, ये संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, तो पूरा कवर होगा। इसके बाद प्रेमचंद ने लिखा है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर जी एक कहानी है, तो ये कहानी भी इस वीडियो में पूरी कवर की जाएगी। टॉप इसके एमसीक्यू क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। अगला है श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखा गया है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है एक निबंध है, और ये निबंध जो है आपके इस एमसीक्यू क्वेश्चन में पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद राहुल संकीर्तन का है जो लहासा की ओर, यह एक यात्रा वृतांत है, तो ये भी कवर है। और लास्ट में जो है विजय कुमार माथुर का है छाया मत छूना, ये एक कविता है। तो सभी जो है टॉपिक इस वीडियो में आपके लिए कवर किए गए हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जो आज की वीडियो होने वाली है वो इकाई नंबर 17 की महामैराथन है। वन शॉट वीडियो जो है इसमें हम पूरा टॉपिक करेंगे, बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक, और हम आपको उसका विस्तार भी साथ में लेकर चलेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बिना देरी के आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहे हैं। और हमने इससे पहले 16 यूनिट नंबर 16, 15, 14 सभी यूनिटी की जो है पूरी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी हैं। तो आप वहां पर जाकर वो भी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें भी हमने आपको पूरा टॉपिक, पूरी इकाई कवर की है। और जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ, वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखते रहें। आज की स्टार्ट करते हैं क्लास। आइए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं? प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार बताइए। तो आपको बताना है कि प्रेमचंद ने जो है किसके साथ फोटो खिंचवा रखी थी। तो प्रेमचंद के फटे जूते जो है पाठ है हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है, और इसमें उन्होंने जो व्यंग कसा है वो कसा है एक फोटो पर। उन्होंने एक फोटो देखी जिसमें प्रेमचंद और प्रेमचंद की पत्नी जो है फोटो खिंचवा रही थी। क्या है? फोटो खींची। तो उन्होंने जो फोटो खींची उस फोटो में उन्होंने देखा कि प्रेमचंद है और प्रेमचंद की पत्नी है। उन दोनों को उन्होंने देखा, और देखने के बाद जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने देखा कि प्रेमचंद का जो जूता है वो फटा है। तो बाएं पैर का उनका जूता फटा था। तो बाएं पैर का जूता फटा था और उस वजह से छेद से जो है उंगली बाहर निकली थी। तो इसी पर उन्होंने व्यंग कसा है कि जब प्रेमचंद फोटो खिंचवा रहे थे तो शायद बैठ जाते या किसी का जूता और ले लेते, या उनकी ऐसी स्थिति है कि जो है उन्होंने माने फटे जूते में ही उन्हें फोटो ने। तो बहुत सी बातें इस पाठ में जो है हरिशंकर परसाई जो है अपने आप में सवाल करते हैं कि जब उनकी ऐसी स्थिति है कि उन्होंने फोटो खिंचवा रहे थे, उसी टाइम पे उन्हें जो है फटा जूता पहनना था। तो इस बात पर जो है उन्होंने व्यंग कसा है इस पाठ में, इसलिए उन्हें पाठ का नाम जो रख दिया है वो है प्रेमचंद के फटे जूते। तो उसमें फोटो कौन खिंचवा रहा था? उनके साथ उनकी पत्नी जो है फोटो में थी। तो आइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा पहला ऑप्शन है आपका, अपनी पुत्री के साथ, अपनी माता के साथ, अपने मित्र के साथ, या अपनी पत्नी के साथ। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रेमचंद के किस पैर का जूता जो है फटा था? तो आपको बताना है, जिससे उंगली बाहर निकल गई थी। तो आपको बताना है कि किस पैर का, तो अभी हम बता चुके हैं बाएं पैर का जूता फटा था, दाएं पैर का सही था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी के किस पैर का जूता ठीक था? तो क्या है? दाएं पैर का जूता ठीक था। तो आपका आंसर क्या है? सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रेमचंद की फोटो देखकर देखते समय लेखक की दृष्टि उनके जूतों पर क्यों अटक गई थी?
क्योंकि उन्होंने उनको ऊपर से नीचे तक जब देखा और देखने के बाद जब वो नीचे उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि उनके जो जूता है, जूते तो सही हैं, सॉरी जूते फटे हैं, मतलब बाकी पूरा ठीक ठाक है, लेकिन जूते क्या है, जूते उनके फटे हैं। तो उन्होंने इस पर व्यंग कसा है कि कोई फोटो खिंचवाते समय फटा जूता कैसे पहन सकता है, मतलब किसी का जूता मांग लेते। उन्होंने कहा अगर जूता फटा था तो बैठ जाते, जूता ना दिखाते, या जब फोटो खींचने वाले ने कहा होगा कि मुस्कुराइए तो उस समय उन्होंने जी नहीं देखा कि फटा जूता है। तो बहुत सी बातें जो है लेखक ने इस पाठ के द्वारा कही है। इसके लेखक जो है हमारे हरिशंकर परसाई हैं। हरिशंकर परसाई के बारे में यदि हम देखें तो उनका जन्म 22 अगस्त 1922 को हुआ था। तो याद रखना है 22 में जन्म हुआ था, 22 अगस्त 1922 में। कहां पर, जमानी गांव में। कहां पर, जमानी गांव में। जमानी गांव जो पड़ता है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो जमानी गांव में जो है उनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो है जबलपुर से जो वसुधा पत्रिका निकलती है, कौन सी, जबलपुर से वसुधा पत्रिका का इन्होंने संपादन का कार्य किया था। किसने, हरिशंकर परसाई ने। ठीक है, तो जिनके बारे में बात हो गई, इन्होंने इनकी जैसे अगर हम निधन की बात करें तो 1955 में जो है इनका निधन हो गया था। और अगर इनके कुछ उपन्यास की बात करें तो इनका उपन्यास जो है तट की खोज और रानी नागफनी की कहानी, कुछ व्यंग भी हैं, जैसे इनके भूला राम का जीवन 1958 में लिखा गया है जी। कहानी संग्रह ये हंसते हैं रोते हैं, ये इनके कहानी संग्रह भी है। इनका आत्मकथा भी है, इनका सदाचार का ताबीज आत्मकथा हो गए। बहुत से निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। सदाचार का ताबीज है 1966 में लिखा गया है, याद रखना है। शिकायत मुझे भी 1970 में लिखा गया है। और बेईमानी की परत 1980 में लिखा गया है। तो ऐसे उन्होंने 1980 में इन्होंने जो है दो निबंध लिखे थे। एक था इनका जो 1980 में विकलांग वृद्धा का दौर, ये 1980 में लिखा है। बेईमानी की परत 1980 में लिखा गया है। भूत के पांव पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी 1980 में लिखा गया है। तो 1980 के हमने बता दिए हैं। इन्होंने जो प्रेमचंद के फटे जूते जी है 2003 ईस्वी में लिखा था। कब, 2003 में प्रेमचंद के फटे जूते। और भी बहुत सी हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 में लिखा गया, बहुत ही इंपोर्टेंट है, याद रख लेना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 में। सदाचार का ताबीज 1966 ईस्वी में, याद रखना है। 1970 में इनके द्वारा जो लिखे गए हैं वो ठिठुरता हुआ गणतंत्र और शिकायत मुझे भी 1970 ईस्वी में लिखे गए जो है निबंध है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रेमचंद की फोटो देखते समय लेखक की दृष्टि उनके जूतों पर क्यों अटक गई थी। ऑप्शन है, जूते अच्छे थे इसलिए, उनके जूते फटे थे इसलिए, फोटो में उनके पैर दिखाई नहीं दे। तो आपको पता है कि उनके जूते कैसे थे, उनके जूते जो है फटे जूते थे, इसलिए उनका जो है लेखक का मन कहाँ अटक गया है। लेखक देखने पर लेखक का मन कहाँ अटक गया है, उनके जूतों पर अटक गया था। आइए पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। पांचवा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, प्रेमचंद का पहनावा और उनके जूते क्या दर्शाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति को, उनकी लेखन शैली को, उनका चरित्र या उनका साहित्य। तो बात हो रही है पहनावा और उनके जूते। तो जूते कैसे हैं, उनके जूते जो है फटे हैं। और जब फटे जूते होंगे तो आप क्या बता सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को बता सकते हैं कि कोई अगर फोटो में भी फटा जूता पहने हैं तो आप समझ लें कि उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से होगी। तो इसका आंसर हमारा ए यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। सिर पर जो है उन्होंने अगर देखें सिर पर पगड़ी बांधी थी, पैरों में जूते थे, लेकिन वो कैसे थे, फटे जूते थे। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। छठवां है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किससे अपनी जो है अंगुली ढक सकती थी। तो लेखक ने क्या कहा कि जी अपनी अंगुली ढक सकती थी। काय से ढक सकती, ऑप्शन है आपके, जुराब पहनकर पहनकर, धोती को नीचे करके, या कुर्ते से, या पैर को छुपाकर। तो छठवां का जो है आपको राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तो उन्होंने कहा था, इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जब अगर इनका जूता जो है फटा है तो ये क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने यही बताया है कि जूता अगर तुम्हारा फटा था
तो क्या धोती से, कुर्ते से भी ढक सकते थे, किससे, कुर्ते से भी वो ढक सकते थे। तो जे मतलब इन्होंने जो है सब बातें भी कही हैं कि पैर को छिपा भी सकते हैं, मतलब ऐसे भी व्यंग कसे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम इसको आंसर जो है यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देखना है। इसका जो है आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है बी, यहाँ पे राइट आंसर होगा कि धोती को नीचे करके। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेखक ने जो है व्यंग कसा है बहुत सा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि फोटो खिंचाते समय फोटोग्राफर रेडी प्लीज क्यों कहता है? प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आपके यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे कि चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, फोटो खींचने से पहले लोगों को तैयार करने के लिए, कैमरा तैयार करने के लिए, या पोशाक बदलवाने के लिए। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है कि चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए या फोटो खींचने से पहले लोगों को तैयार करने के लिए। तो पाठ के आधार पर तो कहा गया है कि चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, यहाँ पे ये राइट आंसर हो सकता है इसका। लेकिन अगर हम देखें तो फोटो खींचने से पहले लोगों को तैयार करने के लिए, ये भी यहाँ पे आपका आंसर हो सकता है और ए भी आंसर हो सकता है। तो आपका यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन आप लगाएंगे तो यहाँ पे ए आंसर राइट आपका होगा। तो आपका इसका आंसर क्या है? ए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो गया है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके आग्रह पर फोटो खिंचवाने के लिए बैठ गए होंगे? आपके ऑप्शन है अपनी पुत्री के, अपने मित्र के, या लेखक के, या अपनी पत्नी के। तो यहाँ पे आपका आंसर डी राइट आंसर होने वाला है। अपनी पत्नी के आग्रह पर लेखक ने कहा है कि शायद वे अपनी पत्नी के आग्रह पर जो है फोटो खिंचवाने के लिए आ गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां। यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर बताइए कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके, किसी के पास फोटो खिंचाने के लिए भी जूते का ना होना, अगला है भरपेट भोजन ना मिलना, अगला है किसी की अधूरी मुस्कान वाली फोटो लेना, या पहनने के लिए अच्छे कपड़े ना होना। तो आपका यहाँ पे आंसर राइट होने वाला है ए। सबसे प्रेमचंद के फटे जूते आधार पर जो है सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो है वो है कि किसी के पास फोटो खिंचाने के लिए भी जूते ना होना। ए आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, कथन से लेखक का क्या आशय है? ऑप्शन है आपके, ताकत सदैव सम्मान पर भारी होती है, सम्मान सदैव ताकत पर भारी होता है, या टोपी सस्ती होती है, या आगे है टोपी की कीमत जूते के समान है। इसका जो है आंसर आपका होने वाला है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो है कि ताकत सदैव सम्मान पर भारी होती है। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका होने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, टोपी तथा जूता लेखक के अनुसार किसका प्रतीक है? टोपी सम्मान, जूता ताकत का, टोपी ताकत या जूता सम्मान का, दोनों का सम्मान होना, उपर्युक्त सभी। तो आपका इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका है वो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टोपी सम्मान तथा जूता ताकत का प्रतीक है। ए जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी कड़ी में हमारा 12वां क्वेश्चन होगा कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में पर्दे के महत्व से लेखक का क्या आशय है? पहला ऑप्शन आपका है दिखावटी जीवन, दूसरा है यथार्थवादी जीवन, तीसरा है यथार्थ जीवन, और चौथा है प्रेमचंद का जीवन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है 12 का, प्रेमचंद का जीवन। तो प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में पर्दे के महत्व से लेखक का आशय क्या है?
प्रेमचंद के जीवन से है। डी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर बताइए कि प्रेमचंद क्या कहलाते थे। युग प्रवर्तक, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट या ये सभी। आपका यहाँ पे राइट आंसर है डी, ये सभी। प्रेमचंद के फटे जूते लेखक जो हरिशंकर परसाई जी हैं, उन्होंने कहा है कि युग प्रवर्तक, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट क्या है, प्रेमचंद कहलाते थे। फिर भी तुम्हारे पास क्या है, जूते नहीं है, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता क्या है, फटा है, जो उन्होंने व्यंग कसा है। इतनी बड़ी उपाधि है, तो महान कथाकार हो, उपन्यास सम्राट हो, युग प्रवर्तक हो, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है, जे उन्होंने ऐसा व्यंग कसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 14वां हमारा क्वेश्चन है, प्रेमचंद की फोटो एवं उनकी आर्थिक स्थिति को देखने के बाद लेखक रोना चाहता है पर रो नहीं पाता, लेखक को कौन रोने से मना कहता है। ऑप्शन है प्रेमचंद का पहनावा, प्रेमचंद के जूते, प्रेमचंद की दर्द भरी मुस्कान या प्रेमचंद की आंखों का तीखा दर्द। तो इसका जो है राइट आंसर आपका होने वाला है डी, प्रेमचंद की आंखों का तीखा दर्द जो है उनको रोने नहीं दे रहा। उन्होंने कहा है इस पाठ में कि मतलब मैं तुम्हारी यह फोटो देख देख कर तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। ये बात जो है इस पाठ के अनुसार कही गई है। तो आपका आंसर कैसा होने वाला है, डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेमचंद की आंखों का तीखा दर्द भरा यह व्यंग जो है उन्हें क्या कहता है, रोने नहीं देता है, रोक लेता है। तो डी आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, लेखक को कौन सी बात अधिक चुभ रही थी। ऑप्शन है प्रेमचंद का साहित्य, प्रेमचंद का व्यक्तित्व, प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति की यथार्थता या प्रेमचंद का युग प्रवर्तक कहलाना। तो आपका यहाँ पे 15 का आंसर होने वाला है कि प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति की यथार्थता, सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार यदि प्रेमचंद फोटो का महत्व समझते तो फोटो खिंचाने के लिए क्या करते। आपका यहाँ पे ऑप्शन है जूते खरीद लेते, जूते मांग लेते, बिना तैयार हुए फोटो नहीं खिंचाते या बिना जूते के फोटो खिंचाते। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा जूते मांग लेते। बी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे लेखक ने कहा है कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट से बर दिखाई करते हैं, मतलब दूल्हा जो है कोई का कोट मांग के बर दिखता है और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुम पे जूते नहीं मांगे गए। ये है जो मतलब हरिशंकर परसाई ने यह व्यंग कसा है। तो क्या है, जूते मांग लेते किसी से। बी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हम आपको इसके साथ की बात भी बताते चल रहे हैं, जिससे यदि अगर वहां पे क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा घुमा के आ जाए तो आप वहां पे आंसर सही लगा सकें। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, लेखक का जूता कहां से फटा था जिससे उसे परेशानी होती थी। दाएं पैर के ऊपर के भाग से, बाएं पैर के ऊपर के भाग से, नीचे तले के भाग से, दोनों पैर के ऊपर। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, आपको पता होगा कि जब बाएं पैर का जूता फटा है तो बाएं पैर के ऊपर के भाग से फटा होगा, तभी तो उंगली निकली है। नीचे फटा होता तो उंगली नहीं निकलती। तो बी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। भाई 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18वां हमारा क्वेश्चन है, किस विद्यालय का वातावरण लेखिका के अनुकूल नहीं था। ऑप्शन के हैं आपके कोस्थबेट गर्ल्स कॉलेज का, मिशन स्कूल का, उनके घर के पास के विद्यालय का या संस्कृत स्कूल का।
तो आपका आंसर जो है मिशन स्कूल का जो है, यहाँ पे मिशनरी है, मिशन स्कूल भी है, उसको मिशनरी भी कहेंगे। मिशनरी स्कूल का जो वातावरण है वो लेखक के, वो दूसरा था उसका वातावरण, तो लेखक के लिए अनुकूल नहीं था। तो बी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा होगा? बी आंसर राइट आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्रॉस्टबेट विद्यालय अपने आप में एक अच्छा विद्यालय था क्योंकि वहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता था। वह एक महंगा विद्यालय था, वहाँ प्रार्थना नहीं होती थी, वहाँ के लोग लेखक का सम्मान करते थे। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, सभी धर्मों का सम्मान होता था। तो उसमें लेखिका जब गई थी तो उस स्कूल में जो है लेखिका भी थी, और उनके साथ में जो है हिंदू लड़कियां और ईसाई लड़कियां दोनों जो है साथ साथ पढ़ते थे। तो वहां पे जो है सभी धर्मों का सम्मान होता था। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 20वां यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेखिका को छात्रावास में जो सखी मिली थी वह उनसे कितने वर्ष सीनियर थी तथा किस कक्षा में पढ़ती थी? तो ऑप्शन है आपके, 2 साल सीनियर, 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। आगे, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती थी। अगला, 5 साल सीनियर, 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। 1 साल सीनियर और 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। तो 20 का आपको जो है राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, 2 साल सीनियर तथा 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। कितने साल? 2 साल सीनियर थी और 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। उनका नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान। और अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, लेखिका ने बचपन में किसके तुक मिलाना सीखा? पिता से, माता से, अध्यापिका से या सखी सुभद्रा से? आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, तो उन्होंने जो है बचपन की बात हो रही है, तो बचपन में क्या है, तो बचपन में उन्होंने जो है अपनी माँ से तुक लगाना सीखा। तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, लेखिका ने सुभद्रा जी से किस भाषा में लिखना सीखा? ब्रजभाषा में लिखना, खड़ी बोली में लिखना, संस्कृत में या संस्कृत में अंग्रेजी में? तो आपका 22 का जो है आंसर यहाँ पे खड़ी बोली में लिखना सीखा। बी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? 20 का जो है राइट आंसर आपका होगा। आइए अगला हम 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां हमारा क्वेश्चन है, लेखिका को सुभद्रा ने किस कार्य के लिए अपराधी की भांति पकड़ा था? खाना खाते हुए, कविता छिपा कर लिखते हुए, कहानी लिखते हुए या स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए? तो आपका इसका जो है 23 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कविता छिपा कर लिखते हुए काम के लिए उन्होंने पकड़ लिया था। तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेखिका को उर्दू पढ़ाने के लिए जो मौलवी आते थे उनसे डरकर वह कहाँ छुप जाती थी? घर की छत पर, बेगम साहेब के घर में, या चारपाई के नीचे, या बेगम साहिबा के आंगन में? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, इसका जो है सी जो है राइट आंसर होगा, चारपाई के नीचे छुप जाती थी। आइए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, लेखिका ने अपने विद्यार्थी जीवन में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। वे अपनी प्रारंभिक कविता किस पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए भेजती थी? सरस्वती पत्रिका, स्त्री दर्शन, स्त्री दर्पण पत्रिका में, या महिला दर्पण पत्रिका में, या समाज दर्पण पत्रिका में? तो आपको इसका आंसर बताना है कि जो सबसे शुरू में जो कविताएं लिखती थी तो वे जो है कौन सी पत्रिका में अपनी कविता लिखवाती थी? तो आपका इसका आंसर जो है होने वाला है दर्पण पत्रिका। कौन सी? दर्पण पत्रिका में वो जो है वो लिखवाती थी। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो है आपका आंसर दर्पण पत्रिका हो गया। अगला हमारा 26वां क्वेश्चन यहाँ पे होगा, जेबुनिसा लेखिका के साथ उनके छात्रावास में कब रहने के लिए आई थी? तो जब सुभद्रा कुमारी जी ने छात्रावास छोड़ दिया था, जब लेखिका को कविता पढ़ने में पुरस्कार मिला था, या कोल्हापुर में जब दंगे हुए थे, या उपरोक्त सभी?
तो आपका इसका जो है आंसर होने वाला है 26 का। जब सुभद्रा कुमारी चौहान जो है छत्रावास छोड़कर चली गई थी, तो उसके बाद जो है जबुनिसा उनके साथ वहां पर रहने के लिए आई थी। तो आपका आंसर यहाँ पे जो है ये राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक मेज पर खाना खाना व एक ही प्रार्थना सभा में सबके साथ प्रार्थना करना यह दर्शाता है कि उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी, उस समय लोग नियमों के पाबंद थे, अगर यह उनके कॉलेज का नियम था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका 27 का राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है कि उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 28वां हमारा क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बताइए कि हम जाने अनजाने में किस ओर समर्पित हो जा रहे हैं। एक नए जीवन दर्शन की ओर, नई संस्कृति की ओर, उत्पादन की ओर या उत्पाद की ओर, उत्पादन बढ़ाने की ओर। तो आपका 28 का जो है राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है उत्पाद की ओर। तो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये अगला हमारा 29वां क्वेश्चन यहाँ पे होगा। 29वां क्वेश्चन है कि ग्राहक को लुभाने के लिए बाजार में किस प्रकार की सामग्रियां भरी हुई हैं। ऑप्शन है विलासिता सामग्री, अत्यंत महंगी सामग्री, सौंदर्य प्रसार सामग्री या स्वास्थ्य वर्धक सामग्री। तो आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है कि बाजार में आजकल जो है कैसी सामग्री है, तो बाजार में विलासिता की सामग्री जो है इस समय फैली हुई है। तो ये जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के आधार पर बताइए कि माउथ वॉश क्या कार्य करता है। तो ऑप्शन है दांतों को मजबूत बनाता है, दांतों को मोती जैसा चमकाता है, दांतों की दुधिया दूर करता है और मसूड़ों को मजबूत करता है। आपका यहाँ पे उत्तर होगा। तो 30 का आपका आंसर है, नीचे आंसर ही दिया है कि मुंह की दुर्गंध दूर करता है। सी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वां यहाँ पे क्वेश्चन होगा। पाठ के आधार पर पाठ के आधार पर बताइए कि विज्ञापन से प्रेरित होकर यदि हम कोई उत्पाद खरीदते हैं तो हमारी नजर कहाँ नहीं जाती। उत्पादन के मूल्य पर, उत्पाद की गुणवत्ता पर, उत्पाद के ब्रांड पर या उत्पाद के डिब्बे पर बने चित्रों पर। तो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है उत्पाद की गुणवत्ता पर। तो जब हम विज्ञापन से कोई चीज खरीदते तो हमें उसकी गुणवत्ता का कोई भी पता नहीं रहता, हम गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं देते। तो बी आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 32वां हमारा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार संगीत की समझ ना होने पर भी म्यूजिक सिस्टम खरीदना क्या दर्शाता है। दिखावे की संस्कृति, संगीत सीखने की ललक या संगीत की ओर आकर्षण या संगीत का विलोभन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ए, यहाँ पे राइट आंसर होगा दिखावे की संस्कृति। मतलब हमें ना सुनना है ना कुछ करना है, लेकिन हमने खरीद लिया तो किसके कारण, केवल दिखावे के कारण। ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है कि मृत्यु से पूर्व अपने अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध किन देशों में किया जा सकता है। भारत और अमेरिका, अमेरिका और यूरोप, यूरोप और भारत, चीन और यूरोप। तो आपका इसका जो है आंसर होने वाला है अमेरिका और यूरोप। बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा 34वां यहाँ पर क्वेश्चन हो जाए, किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को कौन सा सूक्ष्म तंत्र परिवर्तित कर रहा है। ऑप्शन है विज्ञापन तंत्र, सौंदर्य तंत्र, विलासिता संबंधी वस्तुएं, में से कोई नहीं। तो आपका जो है आंसर है विज्ञापन तंत्र। विज्ञापन तंत्र ही किसी भी व्यक्ति को मानसिकता को कौन सा जो है तंत्र परिवर्तित कर रहा है, विज्ञापन। विज्ञापन में जो है व्यक्ति की मानसिकता अगर होगी कि मुझे ये नहीं करना है, नहीं खरीदना है, लेकिन विज्ञापन देख लेगा तो वो खरीद लेगा। 35वां क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार संभ्रांत महिलाओं की टेबल पर क्या होना एक मामूली बात है। परफ्यूम होना, क्रीम होना, महंगी सौंदर्य सामग्री होना या साबुन व तेल होना। तो इसका जो है आंसर महंगी सामग्री, सौंदर्य सामग्री होना एक क्या हो गई है
आम बात हो गई है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हम लोग धीरे धीरे किसके उपनिवेश बनते जा रहे हैं? ऑप्शन है पाश्चात्य संस्कृति के, अमेरिका जैसे देशों के, चीनी सभ्यता की, या यूरोप जैसे देशों के। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पाश्चात्य संस्कृति के। ये यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सीमांत व उपभोक्ता संस्कृति में अंतर है। ऑप्शन है उपभोक्ता ने सामंती को जन्म दिया है, सामंत संस्कृति ने उपभोक्ता संस्कृति को जन्म दिया है, ये भी दोनों या कोई नहीं। आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो है आपका बी आंसर जो है यहाँ पे राइट होगा कि सामंती संस्कृति ने उपभोक्ता संस्कृति को जन्म दिया है। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार इनमें से किनमें सम्मोहक एवं वशीकरण की शक्ति है? प्रकृति में, विज्ञापनों में, महंगे सौंदर्य साधनों में, या उपभोक्ता संस्कृति में? तो आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर होने वाला है विज्ञापन में। विज्ञापन में क्या होता है? विज्ञापन में सम्मोहन और वशीकरण की शक्ति होती है कि आदमी देखकर विज्ञापन वो वही चीज खरीद लेता है। तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसके कारण परंपराओं का अवमूल्यन व आस्थाओं का क्षरण हो रहा है? महंगी वस्तुओं के कारण, 5 सितारा होटलों के कारण, उपभोक्ता संस्कृति के कारण, नई जीवन शैली के कारण। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है उपभोक्ता संस्कृति के कारण। सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 40वां हमारा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस पर कायम रहकर सांस्कृतिक प्रभावों के लिए दरवाजे खिड़की खुले रखने के लिए कहा है? आपके ऑप्शन है अपनी बुनियाद पर, नई संस्कृति पर, उपभोक्ता संस्कृति पर, या अपनी आर्थिक स्थिति पर। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है अपनी बुनियादी पर जो है उन्होंने कहा है। गांधी जी ने किस पर कायम रहकर? तो अपनी बुनियादी पर कायम रहकर सांस्कृतिक उपभोग के लिए दरवाजे खिड़की खुले रहने के लिए जो है कहा है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ल्हासा की ओर पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? अपनी भारत यात्रा का, अपनी चीनी यात्रा का, अपनी तिब्बत यात्रा का, या अपनी नेपाल यात्रा का? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, हमें बताना है ल्हासा की ओर जो पाठ है उसमें बताना है। तो ल्हासा की ओर जो पाठ है वो राहुल सांक्यतन का जो है लिखा गया पाठ है। उन्होंने यहाँ पे काय का वर्णन किया है? उनके द्वारा जो है तिब्बत की यात्रा की गई थी। यह एक यात्रा वृतांत है। और किसकी, कहाँ की यात्रा की थी उनने? तिब्बत की यात्रा की थी। तो सी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा किस वेश में की? कौन सा वेश रखा था? तो एक भिखमंगे के छद्म वेश में, या अपने वास्तविक रूप में, या एक धनी व्यापारी के छद्म वेश में, या एक डाकू के छद्म वेश में? तो आपका यहाँ पे 42 का आंसर होने वाला है एक भिखमंगे के छद्म वेश में। नहीं तो वहां पे क्या है, उस रास्ते पर बहुत से डाकू होते थे, तो अगर ऐसे भेष में जाएंगे तो कोई उन्हें लूट लेगा, लेकिन भिखारी के भेष में जाएंगे तो कोई नहीं लूटेगा। तो ये आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तिब्बत के लोग किन्हें चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे? तो उच्च श्रेणी के भिखमंगों को, निम्न श्रेणी के भिखमंगों को, व्यापारियों को, या डकैतों को? यहाँ पे जो है आंसर होने वाला है कि निम्न श्रेणी के भिखमंगों को जो है घर के अंदर नहीं जाने देते थे। बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 5 साल बाद लेखक थोडला के आखिरी गांव में किस वेश में आया था? ऑप्शन है एक डकैत के रूप में, एक भद्र यात्री के रूप में, एक भिखमंगे के पेशे में, या एक अधिकारी के रूप में? तो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है एक भद्र यात्री के रूप में। भी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्या थी? डांडा, आसपास के गांव, या तिडरी,
या लहसा। तो आपका 45 का आंसर होना है डांडा। डांडा जो थे सबसे खतरनाक जो है जगह का नाम है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, डांडा की विशेषता क्या है। 16-17 हजार फीट ऊंचे हैं, उनके दोनों तरफ कोई भी गांव नहीं है, अत्यधिक निजी होने की कारण डाकुओं के लिए अच्छा है या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका डी आंसर होगा, उपयुक्त सभी। पूरी बातें जो है किससे मैच कर रही हैं, डांडे से जो है मैच कर रही हैं, इसलिए इसका आंसर आपका क्या होगा, डी जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा कि लेखक को डाकुओं से भय क्यों नहीं था। क्योंकि वे भिखमंगे के वेश में थे, क्योंकि वे स्वयं डाकू थे, क्योंकि वहां कानून व्यवस्था चौकस थी, क्योंकि उनके अधिकारियों से अच्छे संबंध थे। तो इसलिए नहीं दिक्कत थी, क्योंकि वे भी भिखमंगी के वेश में थे, तो उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, तो क्या लेगा भीख मांगने वाले से। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि डांडे के सर्वोच्च स्थान पर क्या था। डांडे के सर्वोच्च स्थान पर क्या था, वहां के निवासियों का स्थान, डांडे के देवता का स्थान, बौद्ध मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है कि डांडे के देवता का स्थान जो है सबसे ऊंचे स्थान पर था। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बी आंसर आपका राइट हो जाएगा 48 का। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, 39वां देखते हैं, 49वां देखते हैं कि सुमति गुस्से में क्यों था। सुमति गुस्से में क्यों था। ऑप्शन है, लेखक ने सुमति को अपने यमजानों से नहीं मिलाया था, यजमानों से नहीं मिलाया था। दूसरा, लेखक देर में उसके पास पहुंचा था। अगला, सुमति का सामान चोरी हो गया था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे आंसर हो गया होने वाला है कि लेखक देर से उसके पास पहुंचा था। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, सुमति कौन था। तो चीनी, भारतीय, मंगोल या निग्रो। आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है कि वो कैसा था, वो एक मंगोल व्यक्ति था। तो सी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जुम्मन शेख की मित्रता किससे थी। अलगू से, और समझू से, या रामधन से, या बिरसा थी। तो आपको पता है कि अलगू चौधरी और जुम्मन सेठ कौन कौन थे, एक दूसरे से मित्र थे। तो अलगू और जुम्मन दोनों क्या हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। तो इनका का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हज के लिए जाते समय जुम्मन शेख अपने घर की जिम्मेदारी किसे सौंप गया था। ऑप्शन है, बूढ़े खाला को, अपनी पत्नी को, अलगू चौधरी को, या समझू साहब को। तो आपका इसका जो है आंसर होने वाला है, अलगू चौधरी को जो है वो घर पर छोड़ गया था। ये सी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बूढ़ी खाला ने अपनी मिल्कियत किसके नाम रजिस्टर कर दी थी। ऑप्शन है, जुम्मन की पत्नी के, और जुमराती के, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर होने वाला है किसकी, बूढ़ी खाला ने। तो बूढ़ी खाला ने किसको, जुम्मन के नाम अपनी कह दी। तो ए आंसर राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54वां क्वेश्चन है, अलगू ने बातचीत में किससे शिक्षा प्राप्त की थी। गुरुजी से, महात्मा गांधी, और जमराती से, या मौलाना से। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा जमराती, सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम 55वां देखते हैं। 55वां हमारा है कि जुमराती कौन थी। जुमराती के पिता, जुमराती के गुरु, या पंच। तो ऑप्शन यहाँ पे है, जुमराती कौन थे, पाठशाला के गुरुजी थे, या पंच थे, या कु थे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है जुम्मन के पिता। तो 55 हमारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, 56वां क्वेश्चन है, मित्र का मूल मंत्र है खाना का व्यवहार, आपसी लेन देन, विचारों का मिलना, धर्म की समानता। तो आपका यहाँ पे आंसर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा
विचारों का मिलना। तो मित्रता का मूल मंत्र क्या है? मित्रता का जो मूल मंत्र है इस पाठ के अनुसार विचारों का मिलना मित्रता का मूल मंत्र है। आइए हम 57वां क्वेश्चन देखते हैं। 57वां हमारा क्वेश्चन है, बूढ़ी खाला में पंचायत क्यों बिठाई? तो बूढ़ी खाला ने पंचायत क्यों बिठाई? ऑप्शन ए आपके हुआ है, अलग रहना चाहती थी, जुम्मन का व्यवहार अनुचित था, सम्मन की पत्नी के मतलब जुम्मन की पत्नी ने दुर्व्यवहार के कारण, और या ए बी दोनों। तो आपका आंसर यहाँ ए और बी दोनों होगा कि वह जो है अलग रहना चाहती थी क्योंकि जुम्मन का व्यवहार जो है अनुचित था। तो यहाँ पे ए और बी दोनों आंसर आपके हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 58वां हमारा क्वेश्चन है, बूढ़ी खाला द्वारा पंचायत बुलाने पर पंच के आसन पर किसे बिठाया गया? आपके ऑप्शन है समझू साहू को, अलगू को, और अलगू के पिता को, या सरकारी अधिकारी को। तो आपका यहाँ पे आंसर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जुम्मन के मित्र अलगू को जो है बिठाया गया। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अलगू को पंच के आसन पर देखकर जुम्मन को क्यों प्रसन्नता हुई? वह उसका मित्र था, वह उसका सहपाठी था, उसका रिश्तेदार था, कोई नहीं। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, वह उसका क्या था? मित्र था। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अलगू चौधरी ने पंचायत में क्या फैसला सुनाया? ऑप्शन है खाला को माहवार खर्च देने का, खाला को अलग घर देने का, या खाला के लिए सेविका रखने का, या खाला का आदर सत्कार करने का। आपका यहाँ पे आंसर होगा खाला को माहवार खर्च देने का। ये जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अलगू के अनुसार विद्या कैसे प्राप्त की जाती है? रटने से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से, या मित्र के आशीर्वाद से। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुरु के आशीर्वाद से जो है विद्या प्राप्त की जा सकती है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 62वां यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा कि पंचायत के फैसले का जुम्मन शेख व अलगू चौधरी की मित्रता पर क्या प्रभाव पड़ा? आपके ऑप्शन है मित्रता गहरी हो गई, मित्रता में दरार पड़ गई, या आपसी व्यवहार समाप्त हो गया, या कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आपका इसमें जो है आंसर हो जाएगा कि मित्रता में दरार पड़ गई। बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 63वां क्वेश्चन है, अलगू चौधरी बैलों की मजबूत जोड़ी कहाँ से जो है लाए थे? जुम्मन से, या रामधर्म से, या समझू साहू से, या बेटसर से। आपका आंसर डी होगा, बेटसर से जो है अलगू चौधरी 2 बैल जो है लाए थे, बहुत ही अच्छे बैल थे। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है, बैलों की जोड़ी के साथ क्या हादसा हुआ? तो आपने कहानी जो पढ़ी है उसमें आपने देखा होगा कि बैलों की जोड़ी के साथ जो हादसा हुआ उसमें एक बैल मर गया, उसका एक बैल बचा रहा। तो उसने सोचा कि अब इस एक बैल का क्या किया जाए, और समझू साहू जो है उसको लालच आ गया कि एक बैल यदि मिल जाएगा तो हम जो है अपनी माल का जो है चक्कर 2-3 बार और कर लेंगे। तो इस वजह से उसने जो है दूसरे बैल को उसने खरीद लिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि एक बैल बीमार हो गया, दोनों बैल बीमार हो गए, एक बैल मर गया, या दोनों बैल मर गए। तो आपका यहाँ पे आंसर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, एक बैल मर गया था। आइए अगला हमारा 63वां क्वेश्चन है, अलगू चौधरी ने अपना दूसरा बैल किसे बेचा? जमींदार को, समझू साहू को, और करीम मन को, या जुम्मन को। आपका आंसर यहाँ पे होगा समझू साहू को जो है उसने बेचा था। आइए अगला क्वेश्चन बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, समझू साहू ने बैल का कितना दाम चुकाने का वादा किया था? 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, या 50 रुपए। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा उसने जो है बैल को 150 रुपए में बेचा था। किसको? समझू साहू को। तो समझू साहू ने 1 महीने बाद 150 रुपए चुकाने का जो है वादा किया था, लेकिन उसने क्या किया, बैल के साथ बैल को खाना पीना दिया नहीं कुछ, और 3 या 4 फेरी करवाई, जिससे बैल क्या है रास्ते में ही मर गया। अगला क्वेश्चन आपका है, अलगू चौधरी से खरीदा हुआ समझू साहू का बैल किस कारण भरा नहीं, यहाँ पे मरा होगा, तो मरा। ऑप्शन है आपके भरपेट खाना नहीं देता था, उसे मारता था, बहुत अधिक काम करा था, या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। वह उसको भूसा थोड़ा ही देता था, और उससे बहुत मारता भी था,
और बहुत ज्यादा 3 या 4 फेरी उससे करवाता था, ज्यादा माल लाद कर, इस वजह से वो जो है बैल मर गया। तो आपका आंसर डी होगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 68वां क्वेश्चन है, अलगू चौधरी ने समझू साहू के खिलाफ पंचायत क्यों बुलाई? बैल मरने के कारण नहीं, उसको पैसे नहीं मिल रहे थे। तो जो है बैल मर गया तो समझू साहू ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि बैल मर गया है, तुमने बैल हमें बीमार बेचा था, खराब बैल बेचा था, सो वो मर गया है, हम तुम्हें ये पैसे नहीं देंगे। तो जो है उनमें लड़ाई हुई, उसके बाद पंचायत बुलाई गई। तो ऑप्शन है आपके बैल मरने के कारण या बैल का पूरा दाम देने से मना करने के कारण। हाँ, तो यही जो है आपका आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा कि बैल के पूरे दाम मना करने के कारण जो है पंचायत बुलाई गई थी। ये जो कहानी है पंच परमेश्वर कहानी से लिया गया है और इसके रचयिता हैं प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की जो पंच परमेश्वर है, इसमें बताया गया है जो पंच होते हैं वो कैसे होते हैं, परमेश्वर होते हैं, क्योंकि बूढ़ी खाला जो थी, जुम्मन की खाला थी, उसको न्याय मिला था अलगू से। तो इसकी इसको पाठ का यही सार है कि जो पंच होते हैं वो क्या होते हैं, परमेश्वर होते हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अलगू चौधरी द्वारा बुलाई गई पंचायत में सरपंच कौन था? जब अलगू चौधरी ने पंचायत बुलाई तो सरपंच जो जुम्मन था, और जब जुम्मन ने बुलाई थी तो अलगू चौधरी था। ये आपको याद रखना है। तो समझू साहू, जुम्मन की पत्नी, या जुम्मन शेख, या रामधन मिश्र। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, जुम्मन शेख जो है सरपंच था। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा 70वां क्वेश्चन है, जुम्मन ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया? समझू साहू के, अलगू चौधरी के, दोनों के, किसी के पक्ष में नहीं। तो जुम्मन ने जो है अलगू चौधरी के पक्ष में फैसला सुनाया। उसने कहा कि बैल जब उसने बेचा था उस समय बैल सही था, लेकिन तुमने खाने को उसको नहीं दिया, तो तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम पूरे पैसे जो है अलगू चौधरी को चुकाओगे। तो फैसला किसके पक्ष में आया था? अलगू चौधरी के पक्ष में आया था। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा कि जुम्मन ने पंचायत की फैसला सुनते ही समझू साहू को क्या आदेश दिया? तो बैल को पूरी कीमत देने का, नया बैल खरीद कर देने का, या बैल की आधी कीमत देने का, या कुछ भी कीमत नहीं देने का। तो आपका इसका आंसर जो है ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। जुम्मन ने कहा कि बैल की पूरी कीमत देने को, समझू साहू से कहा कि तुम्हें पूरी कीमत देनी पड़ेगी क्योंकि तुमने वादा किया था, और यदि वह जब बैल बेचा उसने उसी समय अगर पैसे ले लेता तो तुम्हें वापस मिलते क्या? इस वजह से तुम्हें पूरे पैसे जो है वापस करने होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है 72वां क्वेश्चन है, पंचायत में जुम्मन सरपंच का समझू साहू को बैल की पूरी कीमत देने का फैसला सुनाया क्यों? क्यों सुनाया? क्योंकि अलगू से मित्रता के कारण, या खरीदते समय बैल की पूर्ण स्वस्थता के कारण, या बैल की मृत्यु हो जाने के कारण, या अलगू की निर्धनता के कारण। तो आपका आंसर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। जब बैल बेचा गया था उस समय पे बैल जो है पूर्णतः स्वतंत्र था, उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, तो उसने कहा कि इसके पूरे पैसे तुम्हें लौटाने पड़ेंगे। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा 73वां क्वेश्चन है, पंचायत का फैसला सुनकर अलगू चौधरी की क्या प्रतिक्रिया हुई? ऑप्शन है पंच परमेश्वर का जय घोष किया, समझू साहू को गले लगाया, जुम्मन की निंदा की, या पंचायत के फैसले की निंदा की। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अलगू चौधरी ने जो है पंच परमेश्वर का जय घोष किया था। तो यहाँ पे ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? 73 का जो है ए आपका हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है कि पंच में किसका वास होता है? मानव का, सत्य का, परमेश्वर का, या आत्मा का? तो आपका आंसर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। जो पंच होते हैं उनमें किसका वास होता है? परमेश्वर का वास होता है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 75वां हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक मनुष्य ने किसकी सराहना की? तो जुम्मन की नीति की, अलगू की नीति की, या समझू की नीति की, या ग्रामवासियों की? तो आपका 75 का आंसर जो है ग्रामवासियों की जो है सराहना की है। तो प्रत्येक मनुष्य ने किसकी सराहना की है? तो ग्रामवासियों की सराहना की है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पंच के पद पर बैठकर जुम्मन को क्या ज्ञात हुआ? ऑप्शन है आपके कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, केवल न्याय सूझता है और उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 77वां हमारा क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी में किस पर प्रकाश डाला गया? न्याय प्रियता पर, मित्रता पर, उपयुक्त दोनों पर, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे 77 का जो आंसर होगा वो आपका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ए और बी दोनों, क्योंकि न्याय प्रियता भी इस पाठ में मिलती है और मित्रता भी इस पाठ में मिलती है, तो दोनों मिलते हैं। तो आपके आंसर जो है यहाँ पे ए बी दोनों हो जाएंगे। यदि आपको ऑप्शन ए बी ना मिले तो आप पहले ऑप्शन लगाएंगे न्याय प्रियता। तो ज्यादा इस पाठ में न्याय प्रियता मिलती है, लेकिन मित्रता भी मिलती है, इसलिए अगर ऑप्शन मिल जाए आपको, मित्रता भी रहे न्याय प्रियता भी रहे, दोनों ना रहे, तो आप लगाएंगे न्याय प्रियता, ज्यादा सही आंसर माना जाएगा। इसका जो है सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि पंच परमेश्वर कहानी के अनुसार किसकी जयकार होती है? सरपंच की, मित्रता की, या उचित न्याय की, या विपक्ष की? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा उचित न्याय की जो है जय घोष होती है, सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के फैसले के पश्चात जुम्मन व अलगू की मित्रता का क्या प्रभाव पड़ा? मित्रता में आई दरार भर गई, मित्रता समाप्त हो गई, दोनों मित्रों में द्वेष बढ़ गया, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर यहाँ होगा कि मित्रता में आई दरार भर गई। जो जम्मन सेठ है वो समझ गए कि जब कोई न्याय के पद पर बैठता है तो उसको ये नहीं दिखता है कि कौन हमारा मित्र है कौन क्या है, वहां पे जो है न्याय की बात ही सही लगती है। तो उन दोनों की जो मित्रता टूट गई थी वो मित्रता फिर से भर गई। वो आपका आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए 80वां क्वेश्चन देखते हैं। 80 हमारा क्वेश्चन है कि पंच की कुर्सी पर बैठकर मनुष्य किससे मुक्त हो जाता है? जाति से, धर्म से, संबंध से, या ये सभी? तो आपका आंसर है ये सभी। इन सभी से ना कोई जात पात देखता है, ना कोई धर्म देखता है, ना संबंध देखता है, केवल न्याय देखता है। तो आपका आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला 81वां क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के रचयिता कौन है? तो आपको पता है पंच परमेश्वर की रचयिता प्रेमचंद द्वारा रचा गया है पंच परमेश्वर। आपका आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के अनुसार ग्रामीण लोगों व न्याय कहाँ मिलता है? तो न्यायालय में, पंचायत में, जमींदार से, या ग्रामीण बुजुर्गों से? तो आपका आंसर है पंचायत से, बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। हम आपके लिए इतने महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, आपकी पूरी यूनिट एक ही वीडियो में जो है कवर की जा रही है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पाठ में से ज्यादा आने की संभावना है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा दिए जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपको लगता है कि हम ऐसे ही देख के और रह जाएंगे, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कहते हैं। आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बैग 2 के लिए हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं। आगे भी आपके पेपर तक हम लास्ट तक आपके लिए इस प्रकार से महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण चीज आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आपके लिए हम जो है बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन से आपके लिए जो है हम अपना जो है पूरा सेटलमेंट बिठा रहे हैं कि जो है आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो आज के इस वीडियो में हमने अभी 82 क्वेश्चन देख लिए, आगे देखते हैं, लेकिन पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा 83वां क्वेश्चन है, खुदा किसकी जुबान से बोलता है? जुमराती की, अलगू की, जुम्मन की, या पंच की? तो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला राइट है डी, पंच की जुबान पे कौन बैठता है? खुदा बैठता है जो है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पर 84वां क्वेश्चन है, जुम्मन के साथ अब मेरा निर्वाह नहीं होगा, यह कथन किसने कहा? जुमराती ने, खालाजान ने, करीमन ने, या अलगू ने? तो आपका आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, खालाजान ने। जब खालाजान की जगह जमीन जो है जुम्मन ने ले ली तो उसके बाद उसकी पत्नी ने उसको खाना देना भी बंद कर दिया और ताने भी सुनाने लगी। तो खालाजान ने कहा
जुम्मन से कि आप हमें जो है कुछ पैसे दे दिया करो, हम अलग बनाकर खा लेंगे, लेकिन उसने नहीं दिया। तो खाला जान ने जो है जुम्मन के साथ मेरा निर्वाह नहीं होगा, ये बात किसने कही थी? खाला जान ने। तो आपका जो है आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए 85वां क्वेश्चन हमारा है कि कविता में छाया का अर्थ क्या है? तो छाया मतलब आप जानते हैं कि परछाई होता है, या छाया का मतलब यहाँ पे भ्रम और दुविधा से भी है। और दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है, छाया मतलब क्या है? हम पुरानी बात जो सोचते हैं वो क्या है? छाया। तो कवि कहता है छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, मतलब तुम अपनी पुरानी यादों को मत उखेड़ो। अगर तुम पुरानी यादों को उखेड़ोगे तो तुम्हारा मन कैसा होगा? दुख होगा। जो तुम्हारी पुरानी यादों में दुख है वो आगे तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारा मन भी दुखी हो जाएगा। तो तुम अपनी जो सुख की यादें हैं, मतलब पुरानी जो सुख यादें हैं, सुखद यादें, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? पुरानी सुखद यादें, बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, कविता में मृग तृष्णा का क्या अभिप्राय है? तो आंसर आपका होगा प्रभुता, सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, शायद रात्रि किसका प्रतीक है? खुशियों का, धन का, प्रेम का, या ठंडा का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो है खुशियों का, ए जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 88वां हम देखते हैं, किसकी यादों में कवि के मन में मन भावन चित्त उभरते हैं? तो किसकी यादों में? प्रकृति के दृश्यों को देखकर, या रंग बिरंगी यादों को, या मित्रों को, या अपने परिजनों को? तो आपका इसका जो है राइट आंसर होने वाला है अपनी जो है रंग बिरंगी यादों को सोचकर क्या कर रहा है कवि? जो है कवि के मन में मन भावन चित्त उभरते हैं, बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक सुख में क्या अंतर्निहित होता है? दर्द, याद, दुख, या प्रेम? तो प्रत्येक सुख में क्या अंतर्निहित होता है? आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है दुख, सी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम 90वां क्वेश्चन देखते हैं, कवि जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ता रहा? धन, यश, खुशी, या परिवार का साथ? तो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है यश, बी जो है राइट आंसर होने वाला है। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है कि पुरानी मीठी यादों में जीने का परिणाम कैसा होता है? ऑप्शन है सुखद, दुखद, उल्लासपूर्ण, या अभावपूर्ण? आपका यहाँ पे आंसर राइट होने वाला है वो है दुखद, बी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि चंद्रिका का प्रतीकार्थ है। तो चंद्रिका का प्रतीकार्थ क्या है? उजाला, चांदनी, सत्य का आभास, और जीवन में सुखद क्षण। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है होने वाला है जीवन के सुखद क्षण, जो है डी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होगा, यथार्थ में कठिन क्या है? तो यथार्थवाद, जीवन का भ्रम, जीवन की कड़वी सच्चाई, या आदर्शवादी लोग? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है जीवन की कड़वी सच्चाई क्या है? यथार्थ में कठिन क्या है? तो यथार्थ में कठिन है जीवन की कड़वी सच्चाई, जो है यथार्थ में क्या है? कठिन है। तो सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, दुविधा हत साहस का क्या अभिप्राय है? दुविधा हत साहस का अर्थ है, ऑप्शन है आपकी, साहस के से काम करना, साहसहीन जीवन, दुविधा में पड़ना, या दुविधाग्रस्त साहस? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है दुविधाग्रस्त साहस, डी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, पंथ कब दिखाई नहीं देता? तो जब व्यक्ति की नजर कमजोर हो, जब मार्ग स्पष्ट हो, अस्पष्ट हो, जब व्यक्ति दुविधाग्रस्त हो, जब व्यक्ति दोराहे पर खड़ा हो। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है वो है जब व्यक्ति दुविधाग्रस्त हो तब पंथ उसको क्या है? दिखाई नहीं देता कि किस पंथ पर जाए, सही पंथ पर जाए या गलत पंथ पर जाए। तो सी यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि भविष्य का वर्णन से कवि का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आगे बढ़कर भविष्य का वर्णन करना, या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना, या भविष्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए तत्पर रहना, या उपयुक्त कथन सभी सत्य जो है। आइए इसका आंसर हमारा होगा
कि जो सभी कथन हैं वो सभी सत्य यहाँ पे माने जाएंगे, तो डी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। कभी छाया घूमने से, छाया घूमने छूने होगा, छाया छूने से क्या मना कहता है? ऑप्शन है छाया भ्रमित कहती है, छाया काली होती है, छाया खतरनाक होती है, या इससे मन दोगुना दुखी होता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है डी, छाया मत छूना मन होगा दुगना दुख दुगना। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। यामिनी का क्या अभिप्राय है? यामिनी मतलब काल या निशा या बासर या गति। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निशा, बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए 99वां क्वेश्चन देखते हैं। 99वां क्वेश्चन है हमारा कि यामिनी बीतने का क्या अर्थ है? रात्रि का बीत जाना, दुख के क्षणों का बीत जाना, सुखद क्षणों का बीत जाना, या समय बीत जाना। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सुखद क्षणों का बीत जाना, सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा होगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा कुंतल के फूल का प्रतिकार है। तो क्या है? दुख के क्षण, सुखद घड़ियां, बीता हुआ समय, या आने वाला फल। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सुखद घड़ियां। तो कुंतक के फूल किसका अर्थ है? जो सुखद घड़ियों का प्रतीक है, बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए 101वां क्वेश्चन देखते हैं। उचित समय पर ना मिलकर बाद में मिलने वाली खुशी कैसी प्रतीत होती है? ऑप्शन है संतोषजनक, निराशाजनक, काल्पनिक, व्यर्थ या व्यर्थ। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है डी, व्यर्थ, डी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बसंत के समय फूल ना खिलने का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है सुख प्राप्त ना होना, दूसरा है समय पर फूल ना खिलना, तीसरा है उचित अवसर का लाभ ना मिलना, अगला है सूखा पड़ना। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है उचित अवसर का लाभ ना मिलना, सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 103वां क्वेश्चन हम देखते हैं। पुरानी मीठी यादों में लिपटी सुहानी सुगंध कवि के तन मन को कैसा बना देती है? चंचल, मस्त, सुस्त या रंगीन। तो आपका इसका जो आंसर होने वाला है वो यहाँ पे आंसर है बी, मस्त बना देती है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 104वां हमारा क्वेश्चन है। जब व्यक्ति का मन दुविधाओं से भर जाता है, जब क्या होता है? वह घर से दूर चला जाता है, वह लड़ने लगता है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, वह रोने लगता है। तो आपका इसका जो है आंसर होने वाला है सी, उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए 105वां क्वेश्चन देखते हैं कि रस बसंत जीवन की किन दिनों का प्रतीक है? सुहाने, बुरे, निराश या उत्साह वर्धक। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सुहाने, ये यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 106वां हमारा क्वेश्चन है। जितना ही दौड़ा तू उतना भर माया है। इस पंक्ति के संकेत हैं धन वैभव के पीछे दौड़ने का, यश वैभव मान मोह माया सब व्यर्थ है, धन संपत्ति के लालसा निरंतर बढ़ती जाती है, उपर्युक्त सभी। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो है उपर्युक्त सभी, डी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चित्रगंध से कवि का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपके रंगों की दुर्गंध, चित्रों से आने वाली दुर्गंध, या मधुर स्मृतियां, या मधुर यादों के साथ उसके आसपास फैली गंध। तो आपका इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, मधुर यादों के साथ उसके आसपास फैली गंध, डी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। दुख है ना चांद खिला शायद रात के आने पर, इस पंक्ति में किस लोकप्रियता का अर्थ निहित है? ऑप्शन है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का, ना नो मन तेल होगा, और ना राधा नाचेगी। सी है आपका बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, या का बरसा जब कृषि सुखाने। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है डी, का बरसा जब
किसी सुखाने जो है आयत है लोकोक्ति का कि दुख है ना चांद खिला शायद रात के आने पर, दुख है ना चांद खिला और शायद रात के आने पर, इसी प्रकार से है काबा ऐसा जब किसी सुखाने। आइए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा 109वां क्वेश्चन है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्ण है। पंक्ति का आशय है सुख दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं, चांदनी रात की भी अंधेरी हो सकती है, प्रतन कहने से केवल सुख भी प्राप्त होता है और चांदनी चंद्रमा से ही प्राप्त होती है। तो आपका इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है, यहाँ पे होगा कि इसमें कहा गया है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्ण है। में हमें अर्थ बताना है तो इसका अर्थ जो होगा, इसके जो है ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिस्टेक है कोई ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्ण है, मतलब हर चांदनी रात में हर उजेले में जो है एक रात काली छिपी है, मतलब सुख के बाद दुख भी आता है, मतलब चांदनी चंद्रमा से होती, यहाँ पे जी नहीं हो सकता है, केवल प्रतन का जी भी नहीं हो सकता, चांदनी रात भी अंधेरी हो सकती है, ये है चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आ सकती है, तो जे यहाँ पे राइट आंसर ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक हो रहे हैं, तो 20 का राइट आंसर हम मान लेते हैं। अगला हम 110वां क्वेश्चन देखते हैं। 110वां है कि जीवन के दुख का क्या कारण है, अत्यधिक महत्वाकांक्षा, धन लिप्सा या जीवन सुखद पक्ष को याद करना है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जीवन में दुख का क्या कारण है, तो अत्यधिक महत्वाकांक्षा भी हो सकता है, धन लिप्सा भी ये कोई कारण नहीं है, जीवन सुखद पक्ष को याद करता है ये भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई प्रत्यक्ष ऐसा नहीं मिल रहा है, तो डी यहाँ पे राइट आंसर मान लेते हैं। अगला हमारा है कविता में सरमाया का अर्थ है, सरमाया मतलब तारों भरी चांदनी रात, यश पूंजी या लंबे केस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो है यहाँ पे सी पूंजी। तो कविता में सरमाया का अर्थ क्या है, तो सरमाया का अर्थ पूंजी है, तो इसका आंसर आपका सी राइट होगा। आइए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है 112वां क्वेश्चन है प्रभुता का शयन निम्न में से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है आपके बड़प्पन का एहसास, दूसरा ऑप्शन है आपके अहंकार, तीसरा है भगवान, चौथा है साहसी होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो बड़प्पन का एहसास, ये जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा 113वां हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने किसके पीछे भागना व्यर्थ बताया है, पूंजी, यश, वैभव या ये सभी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है यहाँ पे आपका होगा ये सभी, डी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा है कविता में कौन सी ऋतु चले जाने के पश्चात फूल का खिलना बताया गया है, शरद, वर्षा, बसंत या ग्रीष्म। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है आपका आंसर यहाँ पे सी आंसर राइट होगा कि बसंत ऋतु के चले जाने के पश्चात फूल का खिलना बताया गया है, तो सी जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, 115वां हमारा क्वेश्चन है कि प्रभुता के शयन बिंब को कवि ने क्या कहा है, तो कृष्ण या मैक तृष्णा या ये भी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है मैक तृष्णा, बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन है छाया मत छूना कविता के रचयिता कौन है। तो आपको पता है कि छाया मत छूना के गिरिजा कुमार माथुर, डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कौन सा, डी हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि छाया मत छूना कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है, तो यथार्थ में जीने का, अतीत में जीने का, भविष्य में के सपने देखने के या वैभव नहीं। तो यहाँ पे आंसर आपका ए होगा यथार्थ में जीने का। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है कि चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है। ऑप्शन है सांसारिक सुख की, माँ की या प्रेमिका की या प्रेम के केसों में
गुत्थे फूलों की, तो डी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि हमने सभी महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन इस यूनिट की कवर कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हमने आपके लिए सभी महत्वपूर्ण और आपकी पूरी यूनिट यहाँ पे कवर करवा दी है। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहें। यदि आपने और यूनिटों का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लें, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सभी यूनिटों की जो है पूरे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि हम आपके लिए बैग 2 के लिए हिंदी साहित्य में आपको इतना कंटेंट लेकर आते हैं और इतना जो है कंटेंट लेकर आ रहे हैं कि आपका एग्जाम जो है निश्चित रूप से यहाँ पे क्रैक होगा। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। और भी बाकी यूनिटों के वीडियो जो हैं वो हमने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, आप वो भी देखें। आगे भी इसी प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।